जो लोग अपनी क्षमताओं को जानते हैं वो ना तो अपनी जीवन यात्रा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और ना ही अपने लक्ष्य के प्रति आशंकित ही रहते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान हुआ संपन्न। 13,766 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हुआ मतदान। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे अधिक 64.33% और साउथ ईस्ट में सबसे कम 54.58% हुआ मतदान। 8 फरवरी को आएगा परिणाम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली सीट पर किया मतदान। मीडिया से कहा, मतदान लोकतंत्र का आधार और सभी अधिकारों का मूल मंत्र। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संगम पर स्नान करने को बताया एक दिव्य जुड़ाव का क्षण। आशा व्यक्त करते हुए कहा, मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भावना का आशीर्वाद दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात की समीक्षा। उच्च स्तरीय बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। आतंकवादियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करने को बताया गृह मंत्री अमित शाह ने अपना लक्ष्य। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा मुकाबला। इंग्लैंड को T20 सीरीज में 4-1 से हराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों के एजेंडे में लिस्टेड बिजनेस के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय। प्राक्कलन समिति 2024-25 के विवरण हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखे जाएंगे। विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद येसु नाइक विद्युत मंत्रालय से संबंधित विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन पूर्णता में विलंब के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होगी। राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और उसके संबंध में उपस्थित किए गए संशोधनों पर आगे चर्चा जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 5 फरवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि थी। इस दिन का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है, क्योंकि इसे ध्यान, तप और साधना के लिए अत्यंत शुभ तिथि माना गया है। मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति इस दिन पवित्र नदी में स्नान करता है और साधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी दौरान केसरिया वस्त्र धारण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। त्रिवेणी में स्नान के बाद प्रधानमंत्री ने गंगा पूजन किया और देश की कुशलता की कामना की। वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों सहित कुल 26 संतों के साथ गंगा पूजन में सम्मिलित हुए। संगम में स्नान, ध्यान और पूजा आरती के बाद प्रधानमंत्री विशेष मोटर बोट से मेला क्षेत्र के लिए निकल गए। उन्होंने मेला क्षेत्र देखा। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आध्यात्मिक नेता और बिलियनियर प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान चतुर्थ का निधन हो गया है। वो 88 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रिंस करीम आगा खान चतुर्थ के निधन से बहुत दुखी हूँ। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन सेवा और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्र में उनके योगदान से कई लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं उनके साथ अपनी बातचीत को हमेशा संजो कर रखूँगा। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके लाखों अनुयायियों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान संपन्न हो गया है। 13,766 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। दिल्ली की 70 सीटों पर कुल 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब 8 फरवरी को इनके भाग्य का फैसला होगा। इस बार सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 64.33% और सबसे कम साउथ ईस्ट दिल्ली में 54.58% मतदान हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र भी है। पिछले 12 सालों में ये यहां पर हुआ सबसे कम मतदान रहा। पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाता सम्मिलित हों, इसके लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली के मतदान केंद्रों को अलग अलग तरह से सजाया था। दिल्ली दिल से वोट करेगी के हैशटैग के साथ अनेक केंद्रों पर अलग अलग एक्टिविटी को भी अंजाम दिया गया। इससे वोटर्स में उत्साह भी दिखलाई दिया। आइए झलकियों में देखते हैं कल हुए मतदान के कुछ दिलचस्प दृश्य। लाजपत नगर की मोमोज की मस्ती है, दिल में बस्ती। थैंक यू। कपड़ा नगर के बल्ले पापड़ी चाट खाने के साथ जाए उंगलियां भी चाट। बिल्कुल ठीक बात है। चंपा गली में है कैफे अनेक, चाहे पियो कॉफी या खाओ केक। वेरी गुड, वेरी गुड। करो रॉक एंड रोल और खाओ खान मार्केट के स्पेशल स्प्रिंग रोल। खान मार्केट से वेरी गुड। बहुत बढ़िया। खान वैसे अच्छी बड़ी है, हमारा अच्छा मिलता है खाने के लिए। पराठे वाली गली के पराठे मजेदार, जो खाए आए चांदनी चौक बार-बार। पहाड़गंज जो भी जाएगा बिना छोले भटूरे खाए वापस ना आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
amazing experience, and it's wonderful that they are giving privilege that I have a baby and I can go first, and this is our responsibility. फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरा पहचान पत्र, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा पहली बार वोटिंग है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अब देखते हैं हम कौन जीतता है कौन हारता है, तो बस क्या। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने कल नई दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर कहा कि मतदान लोकतंत्र का आधार है और ये ऑक्सीजन का काम करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मतदान सभी अधिकारों का मूल मंत्र है और इससे बड़ा कोई अन्य अधिकार नहीं है। मतदान महान दान है। मतदान प्रजातंत्र की ऑक्सीजन है। प्रजातंत्र का आधार मतदान है। मतदान सब अधिकारों की जननी है। इससे सर्वोपरि कोई अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र का महत्व तब है जब हर व्यक्ति अपना मतदान विवेकपूर्ण तरीके से, स्वतंत्रता से और देश के लिए करे। इसी से प्रजातंत्र फलता है, फूलता है, विकसित होता है। भारतवर्ष दुनिया में एक मिसाल है। सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र, सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र, जहां सत्ता परिवर्तन या सत्ता का स्थायित्व मतदान से ही जाहिर होता है। ये बेशकीमती हथियार, अधिकार भारत के हर नागरिक को मिला है। और जो व्यवस्था की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, सरलता से, सुगमता से, विश्व इसका कायल है। आज के दिन सभी को मेरी शुभकामनाएं और सभी को आह्वान करता हूं, अपने मत का दान अवश्य करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज IDAS प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज IDAS परिवीक्षार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान वो परिवीक्षार्थियों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। हम आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में किया जाएगा। मोदी सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के इकोसिस्टम के कमजोर होने को रेखांकित करते हुए गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स तस्करी से हो रही आतंकवादी फंडिंग को तत्परता और सख्ती से निपटने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात की समीक्षा के लिए बुलाई
उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि हमारा लक्ष्य आतंकवादियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसियों को घुसपैठ और आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी देरी के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नार्को नेटवर्क जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की तस्करी के साथ घुसपैठ और आतंकियों को गतिविधियां चलाने में भी मदद कर रहे हैं। ड्रग्स तस्करी से प्राप्त पैसे से हो रही टेरर फंडिंग तो रोकने के लिए तत्परता से कार्रवाई करना होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के पूर्ण खात्मे के प्रति प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियों को इसके लिए बेहतर समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। गृहमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के सभी मानकों पर जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन 5 से 6 फरवरी को भारत मंडपम 5 से 9 फरवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को मीडिया और मनोरंजन के ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करना है और भारतीय प्रतिभा को एक बेहतरीन अवसर प्रदान करना है। उद्योग प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में सामग्री लॉन्च और कार्यक्रमों सहित भागीदारी की योजनाओं पर चर्चा की। वेव्स 2025 में प्रोडक्शन हाउस, निवेशकों और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी मंडप, वेव्स बाजार, स्टार्टअप एक्सीलेटर्स और नेटवर्किंग हब की सुविधा है। वेव्स 2025 प्रतिनिधियों के लिए 3 दिनों का आयोजन है, जबकि अंतिम 2 दिन आम जनता के लिए खोला जाएगा। प्रदर्शित करने के लिए भारत, जिसका क्षेत्रफल बहुत विशाल है, समृद्धि यहाँ की मिसाल है, संस्कृति और सभ्यता को दुनिया ने माना बेमिसाल है। वो भारत हम सब की पहचान है और हमारी जान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ के रण से अरुणाचल की पर्वत श्रृंखलाओं तक फैले भव्य देश के वासियों को एक सूत्र से बांधने के लिए उनकी रचनात्मकता को, उनकी तकनीकी विशेषता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए देश में होने जा रहा है वैश्विक शिखर सम्मेलन, जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025, जहां एक छत के नीचे पूरी दुनिया के निवेशक, उद्योग प्रतिनिधि और स्टार्टअप्स मौजूद होंगे। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को मिलेगा ब्रांड को लॉन्च, पिच और फंडिंग करने का मौका। यहाँ बायर और सेलर के बीच प्रोफेशनल संबंधों को मिलेगी नई जमीन, जो सहज नेविगेशन को सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान का शीतकालीन संस्करण 2 फरवरी से आम जनता के लिए खुल गया है। 1 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उद्यान का उद्घाटन किया था। 30 मार्च तक ये उद्यान आम जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन का उद्यान, राष्ट्र का उद्यान, अमृत उद्यान में आप सभी का स्वागत है। अमृत उद्यान अपने आप में एक कंप्लीट गार्डन है, जिसके अंदर हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गार्डनिंग देखने को मिलता है। इस बार टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विंटर एनुअल्स में हम लोगों ने 85 सिलेक्शन की है, जिसकी तैयारी हम लोग सितंबर महीने से शुरू कर देते हैं। जब भी लोग गार्डन में घूमते फूलों को देखते हैं, इसको देखने के बाद उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, उसे देखकर हमें इतना अच्छा लगता है, जिससे कि हमारा गार्डन का किया हुआ काम सफल हुआ। फरवरी को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान खुलने वाला है, इसलिए हम सभी लोग बहुत खुश हैं। अमृत उद्यान में काफ़ी पब्लिक आएगी, जो हमारे मिट्टी कैफे में भी आएगी। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और अच्छी अच्छी डिशेस खिलाने के लिए तैयार है, उन्हें सर्व करने के लिए तैयार है।
भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड को T20 सीरीज में 4-1 से हराने के बाद टीम इंडिया के हौसले खासे बुलंद हैं। वनडे सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ियों की टीम इंडिया में वापसी हुई है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।